आप लोगों ने मिल करके कोई टॉपिक फाइनलाइज किया होगा जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, आप बताइए क्या है टॉपिक आज का। उसकी शुरुआत कॉन्शियसनेस से। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे समझती हूँ कॉन्शियसनेस को, और फिर आप बताएं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं। उसी से क्वेश्चंस फिर आगे के फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट बात ये है कि मैं ईगो नहीं हूँ, क्योंकि ईगो हमारी मेमोरी से क्रिएट होता है। तो अगर मेरी मेमोरी नहीं है तब भी मैं हूँ, तो मैं ईगो नहीं हूँ। सेकंड थिंग, मैं फ़िज़िकल बॉडी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सेम किसी दूसरे की बॉडी में रख दी जाऊँ तब भी मैं रहूँगी, तो आई एम नॉट माई बॉडी। तीसरी चीज़, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मतलब अवेयरनेस से समझती हूँ मैं कॉन्शियसनेस को, लेकिन जो डीप स्लीप है वहाँ मैं कॉन्शियस नहीं हूँ। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कॉमा, उसमें भी मैं कॉन्शियस नहीं हूँ अपनी सराउंडिंग्स को लेके, खुद को लेके भी। तो क्या मैं कॉन्शियसनेस भी नहीं हूँ? लेकिन अगर तब भी उस सिचुएशन में मैं सोचूं कि मैं क्या हूँ, तो एक लाइफ की फ़ोर्स है जो है, तो क्या मैं वो लाइफ की फ़ोर्स हूँ? यहाँ तक सब मुझे क्लियर आता है समझ में। अब अगर हम बात करें कि जब मैं मर जाऊंगी तो वो लाइफ फोर्स भी नहीं रहेगी, लेकिन साइंस का ये लॉ है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना क्रिएट हो सकती। तो लाइफ फोर्स का क्या हुआ? मे बी मेरी डेड बॉडी को जो डिकम्पोज कर रही है नेचुरल फोर्स, मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही है दूसरी बॉडीज़ में, जैसे कि वो सॉइल का हिस्सा बन रही है, जिससे कि फिर प्लांट्स बनेंगे, जिससे फ्रूट्स बनेंगे, उसे कोई खाएगा। मतलब एनर्जी इज़ देयर, लेकिन वो बस चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये नेचुरल इंटेलिजेंस ही है। ये जो फोर्स है ये नेचर की फोर्स है, जो कि नेचर की इंटेलिजेंस है। ये इटर्नल भी है, क्योंकि ये हमेशा से थी, जब से कुदरत है, और हमेशा रहेगी। उसके बाद आप कहते हैं कि इससे मैनिफेस्ट करने के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारे पास ये बॉडी है, इसीलिए हर एक चीज़ की एक फ़िज़िकल फॉर्म होती है, लेकिन उसके अंदर वो नेचर की इंटेलिजेंस है जो उससे उसके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीट फंक्शन कराती है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हु एम आई। हाँ प्लीज आई थिंक इन्होंने जो कॉन्शियसनेस के बारे में बोला, थोड़ा माइक पास कर ये लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सेंसेस से रिलेट कर रहे हैं कि इफ़ आई नॉट बी देयर तो क्या होगा। सो कॉन्शियसनेस को अगर हम इन डीपर सेंस समझें तो वहाँ सेंसेस, इमोशंस, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इफ़ आई एम नॉट इन माई सेंसेस, कॉन्शियसनेस स्टिल बी देयर, इट इज़ इनसाइड मी, इट इज़ स्टिल इनसाइड आउट, एंड इट इज़ इटर्नल। तो उसका कुछ फॉर्म्स और उन सब से भी लेना देना नहीं है, आई फील। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इन्होंने जो कहा वो कहा बॉडी के स्टैंड पॉइंट से, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि कॉन्शियसनेस का बॉडी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। कनेक्शन है, बट अगर ये नहीं भी है, इट विल स्टिल बी देयर। व्हाट यू आर सेइंग इज अगर बॉडी नहीं भी है तब भी कॉन्शियसनेस रहेगी। या लेकिन क्या हम उसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं जहाँ पर बॉडी नहीं है? जैसे यहाँ पर बॉडी नहीं है, आपके मेरे बीच में स्पेस है, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, या अभी है भी तो हमारे परसेप्शन में नहीं है। Yeah. हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, बट मान लेते हैं जहाँ पर ना कोई बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना कोई ऑर्गेनिज्म है, या तो क्या वहाँ पर कॉन्शियसनेस है या नहीं है? वो है। तो कॉन्शियसनेस वहाँ भी है। या देन व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? क्या स्पेस कॉन्शियसनेस है? क्या नथिंगनेस कॉन्शियसनेस है? क्या एम्प्टीनेस कॉन्शियसनेस है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस देन? कॉन्शियसनेस आई फील कि ऐसे तो जैसे पानी है, पानी में भी तो कॉन्शियसनेस है ही ना, वहाँ कोई फॉर्म नहीं है, लहरें हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कॉन्शियसनेस इज स्टिल देयर। वी आर सेइंग पानी में कॉन्शियसनेस है। या व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट कि पानी में कॉन्शियसनेस है? डू वी नो इट फॉर श्योर कि पानी में कॉन्शियसनेस है, या ये हमारी एक अजम्पशन है? जैसे आप में कॉन्शियसनेस है, मुझ में कॉन्शियसनेस है, उसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। यानी अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, यस कैन वी कॉल इट अवेयरनेस? कैन वी कॉल इट Yes. कॉन्शियसनेस? यस। परफेक्ट। पानी को सुनाई देती है हमारी आवाज़, तो क्या हम कह सकते हैं कि पानी में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? कॉन्शियसनेस है तभी आई थिंक वो लिविंग है ना। बिना कॉन्शियसनेस के हाउ कैन देयर बी एनीथिंग? जब सब कुछ निकला ही वहीं से है, सब कुछ निकला ही वो 5 एलिमेंट से है, तो उसके बिना क्या वजूद है किसी भी चीज़ का? आपका क्या टेक है? सर आई फील कि द सेंस ऑफ परसेप्शन इज़ कॉन्शियसनेस। जैसे आपने एक सेशन में कहा था कि अगर हम लोग एक लेवल को अटेन कर लेते हैं तो हम में और भगवान में कुछ ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाता है,
कि हम फिर उस कॉन्शियसनेस में हैं कि हम अपनी बॉडी को भी छोड़ सकते हैं एक लेवल पे आके, और मतलब अपने कॉन्शियस बेसिस पे। और अगर हम वो नहीं भी चाहते हैं, और जैसे आपने कहा ये स्पेस एंड बैक्टीरियाज हमारे परसेप्शन में नहीं है। वैसे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम अपने आप अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं, सर ये वो कुछ थोड़ा और सा- लोग बोलते हैं, हाँ, मैंने ये- कभी नहीं बोला ऐसा कुछ भी। हाँ, वो मिक्स हो गया थोड़ा सा। मिक्स हो गया हाँ। थोड़ा सा। हाँ, बताइए। तो बस जस्ट द सेंस ऑफ परसेप्शन, जैसे द वाटर और जो बैक्टीरियाज यहाँ पे हैं, अगर हम उनको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस में नहीं है। और अगर आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं विद द सेंस ऑफ द ग्लासेस हैं, जो अलग जो ग्लासेस आते हैं, अगर उनसे आप देख पा रहे हैं तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में है। बेसिक थिंग द सेंस ऑफ परसेप्शन। व्हाट यू आर सेइंग इज परसेप्शन इज कॉन्शियसनेस। तो अगर परसेप्शन किसी जानवर में या किसी इंसान में है तो वहाँ पर कॉन्शियसनेस है। पानी में परसेप्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन तो है बट परसेप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो नहीं है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज पानी में कॉन्शियसनेस नहीं है। Yes. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Yes. परफेक्ट। सर मुझे ये लगता है कि कॉन्शियसनेस के लिए एक बॉडी चाहिए, लेकिन हम जो कहते हैं कि हम कॉन्शियसनेस है, आई थिंक हम नेचर की वो इंटेलिजेंट फोर्स हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस सिर्फ तब हो सकती है जब हमारे पास बॉडी है। तो नेचर की जो इंटेलिजेंट फोर्स है वो हवा में भी है, हमारे स्पेस में भी है, वो नेचर को फंक्शन करा रही है। वो इस फ्लोर पे भी है, इस चेयर पे भी है, हर चीज़ में है वो नेचर की इंटेलिजेंस। लेकिन फॉर इट टू बी कॉन्शियसनेस उसके लिए एक बॉडी चाहिए, एक ब्रेन चाहिए। तो आप कह रहे हो कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए एक बॉडी चाहिए, पर जो नेचर की फोर्स है वो हर जगह पर है। बिकॉज आई Nature की- अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस एज अवेयरनेस। इनफैक्ट ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, बट इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। लोग क्या करते हैं, इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और इसके दोनों के अपने अलग अलग मतलब निकालने लग जाते हैं कि अच्छा अवेयरनेस ये होती है, कॉन्शियसनेस ये होती है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो अभी तक ये क्लियर कट नहीं आया है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट यू गाइज आर सेइंग कि कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए एक बॉडी चाहिए। जी। तो अगर कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए एक बॉडी चाहिए तो कॉन्शियसनेस हर जगह कैसे हुई? कॉन्शियसनेस इज अ पॉइंट इन स्पेस, इट्स नॉट एवरीवेयर। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? सर फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस इज़ नॉट एवरीवेयर। जो नेचर की इंटेलिजेंस है, वो जो एनर्जी है, इंटेलिजेंस, दैट इज़ एवरीवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर की इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस हम किसे कहते हैं? सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझते हैं, फिर समझेंगे नेचर की इंटेलिजेंस क्या है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? सर जितना हम फैक्ट्स और मतलब फैक्ट्स और अपने हार्ड बेसिस पे जो भी चीज़ कंक्लूड कर पाते हैं, तो वो इंटेलिजेंस है। क्या फैक्ट्स के बेस पर, इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं, उसके बेस पर एक्शन होता है? सर सेंसरी बेस हो गया वहाँ पे। जैसे अगर प्लांट्स हैं, अगर उनको सन दिखाई दे रहा है एक बॉक्स के अंदर, डार्क बॉक्स के अंदर, सो वो उसी साइड मूव करेगा, तो वो सेंसरी बेस हो गया उनका। तो क्या वो मूव कर रहा है या मूवमेंट अपने आप हो रही है? दोनों में बड़ा फर्क है। हो रही है। तो जो हो रहा है उसको हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इन द लिटरल सेंस। जैसे हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं ये इंसान इंटेलिजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर थॉट प्रोसेस, कि वो जिस डायरेक्शन में सोच पा रहा है, दैट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, राइट। दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो क्या नेचर में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है? क्या कुछ सही और गलत है? क्या वो प्लांट अपने आप को मूव कर रहा है या वो अपने आप सब कुछ हो रहा है बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट, द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स? कॉज एंड इफेक्ट। तो हम इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसा रहे हैं? ये इंटेलिजेंस जो वर्ड आया है ये हम लोगों ने इन्वेंट किया है। अगर हम इसको एक बार को साइड में रख दें, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि नेचर में लॉज हैं विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। वी कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज और इन वायलेशन टू द लॉज, बट देयर आर लॉज इन द यूनिवर्स। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे ही बहुत सारे लॉज हैं। अगर उन लॉज को हम समझ जाते हैं, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, तो उसको हम एक इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग बोल सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस किस स्टैंड पॉइंट से आई? हम लोगों के स्टैंड पॉइंट से आई। नेचर में लॉज हैं, कोई बैठ करके ये सोच नहीं रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जो होना होता है हो जाता है। इट्स लाइक कॉज एंड इफेक्ट। ये होता है तो वो होता है, वो होता है तो वो होता है, वो होता है तो वो होता है, बट सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ये भी हुआ ना, जैसे ये साउंड हुई, तो पूरा का पूरे यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन दौड़ गई है, जिस वाइब्रेशन की वजह से और बहुत सारी वाइब्रेशंस कनेक्टेड है, उसको हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो सब पे असर आता है, और जो सब पे असर आता है वो एक पे आता है।
ये लॉ है यूनिवर्स का। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, क्या वो जो लॉज हैं वो कॉन्शियसनेस है? क्या वहां पर कोई कॉन्शियसनेस है, कोई परसेप्शन है? आई थिंक वो जो फोर्स है ना वही है जिसे आप कहते हैं वो हम है, जिसे आप साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो हम है, वो फोर्स, क्योंकि एक तो हम ये फोर्स वर्ड जब लगा रहे हैं तो दैट इज इम्प्लाइड कि कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो इस सबको चला रही है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई फोर्स है, कोई है जो इस सबके पीछे है। जबकि अगर आप ध्यान से इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रैगमेंट में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, बट हमारी इंटेलिजेंस हमेशा फ्रैगमेंट में ऑपरेट करती है। हम होल को तो देख ही नहीं सकते, होल को तो परसीव कर ही नहीं सकते, हम छोटे से उसको परसीव करके उसके बेस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे बारिश होती है, क्यों होती है? क्या किसी फोर्स की वजह से होती है, किसी इंटेलिजेंस की वजह से होती है? क्या कोई करवाता है बारिश को, या अपने आप होती है? हीट की वजह से पानी अपने आप भाप बन जाता है। जब एक पॉइंट ऐसा आता है तो वो बादल अपने आप ही वहां से बारिश होने लग जाती है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। पहले तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। अब आराम से समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि ये यूनिवर्स क्या है, या ये एनर्जी क्या है, या ये फोर्स क्या है, या ये इंटेलिजेंस क्या है, या फिर मैं क्या हूं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आस्क? मैं कौन हूं? तो अब ये मैं क्या है? क्या मैं कॉन्शियसनेस हूं, या मैं नेचर की ये फोर्स हूं? सर जैसे अगर हम साइंस में जाएँ तो कूलम्स लॉ एक होती है जिसमें हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर चार्ज पे अफेक्ट डालेंगी, और वो पर्टिकुलर चार्ज देन उस अफेक्ट से कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ बिहेव करेगा काइंड ऑफ। तो हम भी एटम से बने हुए हैं, तो जो भी आसपास जो चल रहा है, जैसे अगर घर में लड़ाई हो रही है तो वो कुछ वाइब्रेशंस हैं, वो कुछ सेंसेशंस हैं, वो हमारे रूम तक आई, देन हमारे अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट होकर फिर हमारे अंदर कुछ सेंसेशन क्रिएट हुई जो अगेन एग्रेसिव हो सकती है। अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ठीक है नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ और चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे इंटेलिजेंस काम करती है हमारी कि हम उस एनर्जी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चेंज हो गया। क्या ये जो अभी आपने कहा ये एक सुपरस्टिशन है, एक बिलीफ है, अंधविश्वास है, या ये फैक्ट है जो कि आपको पता है कि एग्जैक्टली इस तरीके से एक एनर्जी जनरेट होकर के आती है और वो एनर्जी हमारे ऊपर इस तरीके से असर डालती है, फिर हम उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हम ये करें या ना करें? क्या एनर्जी अपने आप में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नहीं, एनर्जी थिंक अबाउट इट। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस एनर्जी, के यहाँ से एनर्जी आ रही है? जैसे बहुत लोग हैं उनको मैंने देखा है बहुत ही मिस्टिकल बातें करते हैं कि यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई डोंट गेट इट। वो तो आप वहां पर गए हो और वहां जा करके ऐसा कुछ सोच रहे हो कि यहाँ पर वो होते थे, उनकी समाधि होती थी, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। आई थिंक उस टाइम पे हमें ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हम वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम वो फील करने लग जाते हैं, फिर हमको लगता है कि यस यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वैसी है। एग्जैक्टली और अगर उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो फीलिंग बदल जाएगी। अगर आपको जहाँ पर जा करके आप कह रहे हो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, Yes. और मैं बताऊं कि यहाँ पर अभी कुछ साल पहले, सच नहीं होगा बट कुछ साल पहले यहाँ पर बुरे तरीके से 1000 लोगों का मर्डर हुआ था और उनकी लाशें गड़ी हुई हैं नीचे, Yes. और उनकी आत्माएं भटक रही है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स कहाँ चली जाएंगी? 2 मिनट में वो गायब। फीलिंग वैसे कन्वर्ट हो जाएगी उस टाइम। तो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, इंटेलिजेंट या अनइंटेलिजेंट नहीं होती है, एनर्जी एनर्जी होती है। जैसे आग आग है, अच्छी या बुरी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ आर यू यूजिंग इट। सो सबसे पहले तो ये समझना है। नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू द कोर क्वेश्चन। तो आप क्या हो? हु आर यू? क्या आप कॉन्शियसनेस हो या नहीं हो? क्या आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। यू आर सेइंग एक ही है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द कंटेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। यानी इनके जो लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास से, आपकी नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, आपके बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, बॉडी टाइप बिल्कुल अलग है, दूर दूर तक कुछ भी मैच नहीं होता है। तो एक कैसे हुई? अलग हो गई। तो ये सब कुछ तो हमारी मेमोरी और नॉलेज के बेसिस पे डिफरेंट है ना, बट हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो तो सबका सेम ही हुआ है। तो इस हिसाब से तो
हम और एक जानवर, हम भी सेम ही हैं from the consciousness standpoint? Yes. तो what do we mean by consciousness? Is the consciousness different from the content of consciousness? What is content of consciousness? Content of consciousness is memory, Yeah. number one. Yeah. दो ही है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर हम ध्यान से समझे। एक है सेंसरी परसेप्शन, Yes. हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हमको कुछ परसीव होता है, Yes. कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ स्मेल Yes. होता है, कुछ Yes. टेस्ट होता है, कुछ टच होता है, उसको हम बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। Okay. अभी ये टच हुआ तो ये सेंसेशन है, व्हाट इज दिस? दिस इज कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। Yeah. यहाँ अगर टच हुआ तो वहां आपको नहीं पता लग रहा ना, तो यही Right. पता लगा, राइट? दिस इज वन। एक है इसकी मेमोरी, एक है मेरी साउंड जो अभी आप सुन रहे हो, एक है इस साउंड की मेमोरी। 4 दिन बाद बैठ करके आपको याद आएगा कि अच्छा ये सुना था। So consciousness is different because at one point I don't have any memory. So that doesn't mean कि consciousness गायब हो गई, वहाँ से तो memory गायब हुई ना। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए, यानी कि कॉन्शियसनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट द मेमोरी ऑल्सो। Yes, yes. इसका प्रूफ ये है कि बहुत लोग होते हैं जिनकी मेमोरी चली जाती है, लेकिन वो रहते हैं, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। Yes. तो कॉन्शियसनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट द मेमोरी, Yes. बट कैन कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट विदाउट द परसेप्शन? Yes. यस। Yeah. गहरी नींद में होती है कॉन्शियसनेस। By perception do you mean point of view? परसेप्शन के दो मतलब होते हैं, एक होता है वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परसेप्शन फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट, तो परसेप्शन मतलब जो भी सेंसेस के थ्रू हमको परसीव होता है। परसीव मतलब दिखता है, सुनाई देता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आंखें, कान, नाक। जब वो उसका कांटेक्ट इसके थ्रू, जब जो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है उसका कांटेक्ट होता है हमारी ब्रेन के साथ में, तो हमको कुछ पता लगता है। जैसे टच हुआ तो पता लगा ना, गरम ठंडा ये वो पता लगता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहा है। अगर अभी एनेस्थीसिया दे दिया जाए यहाँ पे तो पता नहीं लगेगा। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आता है। तो वहां से हमें कुछ पता लगता है, उसी को अवेयरनेस कहते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इज फीडेड इन दिस ब्रेन, यानी कि मेमोरी। एक है कॉन्शियसनेस ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये साउंड आपको सुनाई दी, इज इट फ्रॉम योर मेमोरी? No. नहीं, बट इसकी इंटरप्रिटेशन आपकी मेमोरी से है। आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा ये आवाज क्या है, आप कहोगे चुटकी की आवाज है। तो चुटकी वर्ड कहां से आया? मेमोरी से आया। तो इसके बारे में जो भी आप बोल रहे हो वो सब मेमोरी से है, बट जो सुनाई दे रहा है दैट इज इन कॉन्शियसनेस। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट विदाउट द परसेप्शन? Yes. आप कह रहे हैं कॉन्शियसनेस बिना परसेप्शन के भी, बिना मेमोरी के एग्जिस्ट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो अभी प्रूव हो गया है। Okay, without perception it cannot exist. विदाउट परसेप्शन कॉन्शियसनेस कैन नॉट एग्जिस्ट। Perception in the sense that if we are able to sense things, we are aware of things without comprehending, then it is consciousness. But in deep sleep, we are not sensing, we are not comprehending, then it's not consciousness. We are not कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग एल्स, परसेप्शन इज समथिंग एल्स। पहले दोनों में समझ लेते हैं फर्क क्या है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि जो आपको परसीव हुआ, ये जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इसको आप कैसे समझ रहे हैं, मैंने समझा कि ये चुटकी की आवाज़ है। राइट? ये ये comprehension कॉम्प्रीहेंशन है, ये मेमोरी से हो रहा है। बट ये जो आवाज है चुटकी की, ये अगर अभी यहाँ पर कोई जानवर भी होता तो वो सुन करके एकदम से अलर्ट हो जाता। अब वो उसको कैसे परसीव करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उस साउंड से रिलेटेड। अगर इसके साथ में जुड़ा हुआ है कोई टॉर्चर उसके लिए, तो वो डर जाता कि पहले ये होता है, फिर बाद में कुछ और होता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो डर के भाग जाता। बट अगर इसके बाद में उसको खाना मिलता है तो वो उसकी पूंछ हिलने लग जाती, वो एकदम खुश होकर के आ जाता। तो वो सब जो हो रहा है दैट इज ऑल कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड अपॉन प्रोग्रामिंग, बेस्ड अपॉन ट्रेनिंग, बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस। बट जो परसेप्शन है दैट इज सेम, वो अलग थोड़ी है। आपको भी सुनाई देता है, मुझे भी सुनाई देता है, इनको भी सुनाई देता है। हाँ, जिस लेवल पे सुनाई दे रहा है वो अलग हो सकता है। किसको कितना सुनाई दे रहा है वो डिपेंड करता है कि आपके सेंसेस कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। जैसे मुझे बिना चश्मे के क्लियर नहीं दिखेगा, इतना पता लग जाता है कि हाँ कुछ लोग बैठे हैं, बट क्लियर नहीं दिखेगा। तो दिखता है दैट इज परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस इन अवेयरनेस, बट जैसा दिखता है, जो दिखता है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। Basically, what you are saying कि without perception, there is no consciousness. Your question is this. I'm not saying that, I'm just asking, I'm just You're inquiring. asking, okay. Right.
सो इफ़ अ पर्सन डाइज, ठीक है, अगर कॉन्शियसनेस वहाँ ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे ऐसे करते तो दुनिया भी ख़त्म हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्शियसनेस वी बिलीव एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है. कभी एक पौधा जो एक जगह से हट गया है, वहाँ पे अपने आप एक पौधा नया अपने आप से आ जाता है. नॉट दैट हमने वहाँ सीड डाला है, कुछ भी किया, तो वहाँ पे कुछ तो था जो वो पौधा फिर से आया. अगर कोई फॉर्म नहीं है, इफ़ यू आर सेइंग अगर फॉर्म नहीं है तो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो पौधा फिर से कैसे आया? क्या बिना बीज के, फॉर एग्जाम्पल आम का पेड़, क्या बिना आम के बीज के आम का पेड़ आ सकता है? समटाइम्स देर आर, कभी कभी जंगल में हम कभी कभी कुछ नहीं ग्रो कर रहे, बट स्टिल वहाँ पे पौधा उग जाता है. हमारे घर में इनफैक्ट हमने कभी कुछ नहीं डाला होता, बट वहाँ पे एक पौधा उगाता है. हमने ग्रो नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वहाँ पे कोई सीड नहीं है. बिना सीड के, बिना कॉज के इफेक्ट कैसे हो सकता है? वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है उसके बारे में. सर वहाँ पे नॉर्मली जैसे अगर कोई पेड़ है तो उसके कुछ फ्रूट्स गिरेंगे, वो फ्रूट्स बरीड हो चुके हैं डीपर लेवल पे, तो वही जब पेड़ हट जाएगा तो वही फिर रीग्रो कर जाते हैं. अब बात रही ग्रास की, तो वो वीड्स वो अलग उसमें आ जाता है, तो वहाँ पे उनका फिर से कुछ साइंटिफिक है, वहाँ पे उनको जो टेक्सचर चाहिए या जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं तो वो ग्रो करता है. बस सिंपल है. अदरवाइज एल्गेज हैं वो वैसे ग्रो बेसिकली करते कुछ हैं. कंडीशंस हैं, जैसी वो कंडीशंस कंड्यूसिव हो जाती है, एक पर्टिकुलर तरह का टेम्परेचर है, एक Right. पर्टिकुलर तरह का एनवायरनमेंट है, वाटर कंटेंट है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं. जैसे ही वो होता है तो वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है, कोई करता नहीं है. बट अगेन देखो भी क्या गड़बड़ हो रही है. अब बार बार असली जो क्वेश्चन है वहां से भाग रहे हो. यही होता है स्पिरिचुअल इंक्वायरी में. असली चीज से हम भटक जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, पेड़ पौधों की, इसकी उसकी. असली में आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु आर यू? ये रियल स्पिरिचुअलिटी है, नॉट मेडिटेशन करना, ये करना, वो करना, या इधर उधर की बातें करना. तो वो जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? अब फिर आप कहीं और चले गए, वो किसी साइंटिस्ट से जाकर के पूछो ना, वो बताएगा आपको कि क्यों हो रही है. अगर उसके कॉज एंड इफेक्ट को ट्रेस किया जा सकता है तो वो एग्जैक्ट आपको ये भी बता सकता है कि ये जो पेड़ है ये कितने साल पुराना है, ये कब पैदा हुआ, यानी इसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त क्या था, वो सब बता देंगे आपको. बट वो तो एक साइंटिस्ट का रोल है. वो तो जा करके किसी ऐसे इंसान से पूछो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आपको बता देगा. बट क्या वो इंपॉर्टेंट है कि वो पेड़ कब पैदा हुआ, या ये इंपॉर्टेंट है कि आप कब पैदा हुए, या आप पैदा हुए भी हो या नहीं हुए हो, क्या आप मरते हो? सर, इज परसेप्शन डिपेंडेंट ऑन बॉडी? इट इज. इट इज अ फैक्ट. परसेप्शन है इज डिपेंडेंट ऑन अ बॉडी, ठीक नॉट द बॉडी, अ बॉडी, एनी बॉडी फॉर दैट मैटर. तो जब हम सो रहे हैं उस वक्त हम कॉन्शियस नहीं है, मतलब परसेप्शन नहीं है. डू यू एग्री? इट इज अ फैक्ट. इसमें एग्री ना एग्री करने वाली कोई बात ही नहीं है. जब गहरी नींद में होते हो तो दो चीजें होती है, या तो सपना आता है या गहरी नींद होती है. जब सपना आता है, दैट इज अगेन कॉन्शियसनेस ऑफ द मेमोरी विच इज स्टोर्ड इन द ब्रेन. उसी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है और वो हमें दिखने लग जाता है. ओके, दिस मच इज क्लियर. उसके बाद इवन इन डीप स्लीप आई एग्जिस्ट. How can you say that? And what I are you referring to? That is what I'm asking. I'm there. Who is there? Something is there. What something are you talking You about? have to answer that. What is नहीं, there? why do I have to answer that? आप बोल रहे हो, मैंने तो नहीं बोला ये बात. आप कह रहे हो गहरी नींद में भी मैं होती हूँ. कौन सा मैं? मेमोरी या परसेप्शन? अगर मैं मेमोरी को भी हटा दूं और परसेप्शन को भी हटा दूं तो आप हो क्या? जब मैंने ऐसा सोचा था, तो जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, तो जो बच जाता है वो एक लाइफ की फोर्स होती है, जिसे हम कहते हैं मेरी जान. हमारी जान है उस वक्त, तो वो जो जान है वो फोर्स है. मे बी जान इज़ नॉट द राइट टर्म, लेकिन वो एक फोर्स है ना. अब आप एक कहेंगे मिनट, अब फोर्स, आपने कहा वो फोर्स. नहीं, मैं इसी energy- को आगे बिल्ड करता हूँ. एक मिनट, अब आप सुनिएगा. आपने कहा फोर्स है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो कोमा में चला जाता है 10 साल के लिए. लाइफ फोर्स तो है, बॉडी ऑपरेट कर रही है, बॉडी के ऑर्गन्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रेथ भी चल रही है, लेकिन वो 10 साल के लिए कोमा में है. तो क्या कहोगे, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता क्या है. वो है या नहीं है? वो एग्जिस्ट करता है, उसकी मेमोरी नहीं है, द बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग, परसेप्शन इज़ नॉट देयर, बट द पर्सन इज़ देयर. बट द पर्सन इज देयर. बट व्हाट पर्सन आर वी अकॉर्डिंग टू यू दैट जिसे मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन है, दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस. सो दिस इज़ माई क्वेश्चन कि मेरे अकॉर्डिंग वो लाइफ फोर्स जो है वो पर्सन है,
एंड दिस इज़ वन थिंग कॉमन इन एवरीथिंग. अभी साउंड ऑफ साइलेंस के कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं लाते हैं, उसको रोकते हैं. दूसरा आप कह रहे हैं वो पर्सन है. एक पर्सन क्या होता है? व्हाट इज अ पर्सन? यू से आई एम अ पर्सन, एवरीबडी सेज आई एम अ पर्सन. उसके साथ में आगे और क्या ऐड हो जाता है? आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल. व्हाट इज अ पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्सन? इज डॉग अ पर्सन? कैट अ पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्सन? अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेस पे हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ये, क्योंकि मेमोरी बेस है, पर्सन भी हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ वर्ड है जो हम एक पर्टिकुलर बॉडी को दे रहे हैं कि ये एक पर्सन है. उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी पे जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. फिर उसका वो स्ट्रक्चर से बात फिर बॉडी पे आ गई. उसके बाद फिर उसकी मेमोरीज पे आ गया, जो उसका हार्डवेयर तो हम सबका सेम है, जैसे आप कहते हैं कि हार्डवेयर सबका सेम है. देन फिर सॉफ्टवेयर्स पे आ गया जो उसकी मेमोरी हो गई. तो एक पर्सन सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही है. फिर डॉग या एनिमल हो गया, एनिमल का एक अपना स्ट्रक्चर है कि उसके वो झुका हुआ होगा या कुछ अलग टाइप का, अलग अलग काइंड का. तो एक डॉग में और इंसान में फ़र्क क्या है? इंटेलिजेंस का फ़र्क है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस? क्या डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है? डॉग कैन मतलब वो सिर्फ अपने मेमोरी बेस और सेंसरी बेस पे मतलब एक्ट करते हैं वो लोग. लेकिन हम लोग उन चीज़ों को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है अब हम कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्शन मोड में आ जाते हैं कि अब हमें यहाँ से एक फर्दर क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. जैसे अगर डॉग को हम ऐसे हिलाएंगे, अगर हम उसको छू करेंगे तो वो उसको कहीं ना कहीं एक मेमोरी अगर उसकी बनी होगी कि उसको वापस जाना है तो वो जाएगा. अगर उसको मेमोरी होगी आना है तो आएगा. इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन अगर हमें बोला जाएगा तो हम 164 थिंग्स और कर सकते हैं इस बेसिस पे. तो इंटेलिजेंस वाइज बात करी जाए तो एक डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज फार एज लिविंग अ लाइफ, एज फार एज लिविंग एन इंटेलिजेंट लाइफ इज कंसर्न्ड. तो एक डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है या एक इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है? डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है. क्यों? क्योंकि वो अपनी चॉइसेस को मिनिमाइज़ कर देता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है. उसके क्या वो पास अपनी चॉइसेस को मिनिमाइज करता है या उसके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, choice वो ही नहीं है. चॉइसलेस जीता है? मतलब अगर हम ट्रेन करेंगे तो देन उसके पास कुछ चॉइसेस बढ़ जाती हैं. जैसे एक Right. दो टाइप के डॉग्स हैं. एक डॉग जो पेट है घर के अंदर, और कुछ जो आर्मी में होते हैं तो उनको एक सर्टेन टाइप की ट्रेनिंग है तो उनका परसेप्शन उन्हीं चीज़ों के ऊपर उनकी चॉइसेस बढ़ गई कि वो कैसे मूव कर पा रहे हैं. ये डॉग भी कर सकता है वैसा मूव, लेकिन इसके पास चॉइस नहीं क्योंकि इसको वैसा ट्रेन नहीं किया गया अभी तक. और इंसान को आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया गया है. बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया गया. राइट. तो डॉग को हम अनइंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते किसी भी एंगल से, क्योंकि डॉग की जो इंटेलिजेंस है वो एनी डे इंसान की इंटेलिजेंस से बेटर है एज फार एज लिविंग अ बेसिक लाइफ इज कंसर्न. Right. जब उसका पेट भर जाता है वो रुक जाता है. एग्जैक्टली. इंसान का जब पेट भर जाता है तो मन नहीं भरता है, वो खाता रहता है. तो एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न हम डॉग को अनइंटेलिजेंट नहीं कह सकते और इंसान को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते. बस हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान फ्यूचर को भी प्लान कर सकता है अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ करके. डॉग नहीं कर सकता. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंसान डॉग को कंट्रोल कर सकता है, जानवरों को कंट्रोल कर सकता है और कर ही रहा है. बट दैट डज नॉट मीन कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो पहले इसको हमको समझना होगा. तो एक स्टैंड पॉइंट से डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दैट Yes, इज फ्रॉम द सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू. बट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर इज कंसर्न इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इंसान 20 साल आगे भी देख सकता है. प्रेजेंट की बात करी जाए तो डॉग ज़्यादा इंटेलिजेंट है. कोई भी इंसान हो किसी भी लेवल पे, उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. डॉग कभी ये नहीं पूछेगा. द डॉग इज Because he is ऑलवेज living. देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो एक इंसान जो करोड़ों अरबों कमाने के बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक कुत्ते से भी गया गुजरा है, क्योंकि वो कहाँ आना चाहता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है बेसिक लेवल. कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बट मैं इससे कैसे फ्री हूं, अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से मैं इससे फ्री होना चाहता हूं. मैं इस मोमेंट में रहना चाहता हूं पूरी तरह से, मैं अवेयर होना चाहता हूं. डॉग के पास में वो सब कुछ ऑलरेडी है जो वो पाना चाहता है. कौन? एक बिलियनियर. तो उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो डॉग ज्यादा इंटेलिजेंट है. बट फ्यूचर को फोरसी करना, फ्यूचर को प्लान करना, उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली इंसान हैज़ एन एज ओवर एन एनिमल, क्योंकि इंसान के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको साइंस बोलते हैं. उसको यूज़ करके, उन लॉज को यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है. एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और 10 मिनट में पूरे के पूरे प्लानट को ख़त्म कर सकता है. ये इंसान की पावर है. अगेन हम अपने असली क्वेश्चन से भटक गए. हु आर यू? क्वेश्चन में अभी कॉन्शियसनेस अभी अगर हम डिस्कस करें, मेरा क्वेश्चन वैसे ये था कि एवरीबडी इज़ बॉर्न इन दिस वर्ल्ड एंड एवरीबडी विल डाई. बॉडी के लेवल पे सबने जाना है. तो दो लोग हैं, एक बंदा है वो लव और कंपैशन से जी रहा है, दूसरा सेल्फिश, अपने बारे में सोचना, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मनी इज़ ऑलरेडी देयर ऑफ एंसेस्टर्स, कुछ नहीं करना उसको.
सो व्हेन एवरीबडी विल डाई वन डे, और कोई हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्शियसनेस सबकी सेम ही रहने वाली है, तो जो एक अभी पर्सन सी है वो दोनों एग्जाम्पल्स को देख रहा है, तो वाई दैट पर्सन हैव टू ऑप्ट फॉर लव एंड कंपैशन ओवर दैट, वाई ही हैव टू मेक एनी डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, वाई, क्यों मुझे प्रोडक्टिव होना है, वाई, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मेरी हैप्पीनेस अभी ऐसे ही है, खाली बैठना, कुछ नहीं करना, आई एम हैप्पी दिस वे, तो मैं ऐसे जी के चला जाता हूँ। वो लव कंपैशन सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली हर किसी की हेल्प करना, ही इज़ लिविंग दैट वे, सो वाई डू पर्सन सी हैव टू ऑप्ट फॉर मतलब वो पर्सन बी के रास्ते को क्यों चूज़ क्यों करना है, मतलब क्यों प्रोडक्टिव होना है, क्यों कोई डिफरेंस बनाना है इस दुनिया में। मैं नहीं बनाता कुछ, मैं नहीं करता, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। सो माई क्वेश्चन वॉज दैट। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये करना ही क्यों है, तो बेसिकली अगर कोई कर रहा है, लव कर रहा है या कंपैशन कर रहा है, इफ इट इज एन एक्शन, तो वो नकली है। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं या एक्चुअल लव और कंपैशन की बात कर रहे हैं? एक्चुअल में तो वहां पे कोई चॉइस थोड़ी होती है। जैसे आंखें खुलती है तो दिख जाता है, कानों को तो खोलने की भी जरूरत नहीं है, कान खुले ही रहते हैं, सुनाई देता ही रहता है। बट इन योर 20s एंड 30s यू आर एक्सपीरियंसिंग बोथ द लाइफ्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो वाई डू आई हैव टू ऑप्ट सम ओवर द अदर? You don't have to opt it. That's what I'm saying. That becomes choiceless because जैसे ही हमको कुछ समझ आ जाता है तो वो choiceless हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यहाँ पर आग जल रही है, आग में जाऊंगी तो जल जाऊंगी। Are you going to opt for not going in fire? क्या आप ऑप्ट कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो कि मेरे को आग में नहीं जाना है? नहीं, वहां पे कोई चॉइस है? नहीं। तैरना नहीं आता है तो पानी में नहीं जा रहे हो, गहरे पानी में, क्या यहाँ पर कोई चॉइस है? नहीं। कोई चॉइस नहीं है, चॉइसलेस है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो once the understanding is right based upon facts of who I am, कि मैं कौन हूं, जब ये समझ आ जाता है मैं कौन हूं, तो ये भी समझ आ जाता है कि आप कौन हो, ये कौन है, वो कौन है, ये यूनिवर्स क्या है, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, डेथ क्या है, लाइफ क्या है। तो जब ये सब समझ आ जाता है तो एक्शन चॉइसलेस हो जाता है। उस एक्शन को आप लव और कंपैशन चाहे तो बोल सकते हो। बट अगर मैं ये समझूँ ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं समझते 99.99%, क्या जरूरत है समझने की? हाँ, उसमें नुकसान भी खुद ही का है। नहीं, उसमें क्या नुकसान क्या है और फायदा क्या है? नहीं नहीं, ये हम थोड़ा गलत समझ रहे हैं। नंबर वन तो ये समझो कि ये समझने का कोई खास फायदा नहीं है, हो सकता है नुकसान हो, नुकसान हो सकता है उस इंसान का अगर वो जरूरत से ज्यादा लव और कंपैशन शो कर। में जीने लग जाए, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लोग उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन ये भी तो गलत रास्ता है ना कि हम एक्सट्रीम में जाए, बैलेंस में भी हर एक चीज़ को ये सही और गलत को छोड़ना पड़ेगा अगर एक्चुअल में हमको एक रियल स्पिरिचुअल इंक्वायरी करनी है। तो देखो, ये कहना कि लव और कंपैशन का रास्ता अच्छा है या बुरा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये मैं करूं या ना करूं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑल आई एम सेइंग इज ये जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि आप हो कौन। फॉरगेट अबाउट लव एंड कंपैशन। हो सकता है उसके बाद में ये सब जो बातें हैं, लव एंड कंपैशन, ये सिर्फ बातें हैं जो आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि जब मैं खुद को जान जाऊंगी तो मेरे अंदर बहुत लव आ जाएगा, कंपैशन आ जाएगा। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, उसके बाद भी आप बैठ करके वही मुर्गे खा रहे हो कहीं पर आराम से। तो आप क्यों नहीं बता रहे कि डीप स्लीपिंग क्या होता है? मैं क्यों नहीं बता रहा कि डीप स्लीप में क्या होता है? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि डीप स्लीप में क्या होता है। आपको पता है कि डीप स्लीप में क्या होता है? सर, ये आपका क्लेम है कि हम होते हैं डीप स्लीप में। मैंने कब कहा कि हम आपने होते कहा हैं कि हम deep sleep साउंड ऑफ में? साइलेंस हैं और साउंड ऑफ साइलेंस होती है स्लीप में भी, और जो वो तो परमानेंट मेरी स्लीप होती है understanding उसमें भी। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग हाँ, है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे है? सो व्हाट यू आर आस्किंग इज कि डीप स्लीप में क्या होता है, या जब परसेप्शन भी नहीं होती है तब क्या होता है? क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। परसेप्शन नहीं है उस वक्त। नो परसेप्शन इज इक्वल टू डीप स्लीप। और ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी क्लासरूम में बैठे हो, कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है, कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गए, प्रोफेसर ने एकदम से पूछा आपसे, अब आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में सोच क्या रहे थे। आप एक्चुअल में कुछ नहीं सोच रहे थे उस वक्त, आंखें खुली हुई थी लेकिन कुछ देख नहीं रहे थे, ब्रेन ऑपरेट कर रही थी, कुछ सोच रहे थे लेकिन कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गए थे। ऐसा होता है नहीं होता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको डीप स्लीप बोल लो चाहो तो, उसको लैक ऑफ परसेप्शन बोल लो, जहां पे ना परसेप्शन है ना मेमोरी एक्टिवेटेड है। जिसे नींद में भी तो यही होता है, या तो मेमोरी एक्टिवेटेड होती है जिसको सपने बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं, या कुछ सुनाई दे रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद
सुनाई देना बंद हो जाता है, सपने आने बंद हो जाते हैं, उसको आप गहरी नींद बोल सकते सर हैं। इससे उसको आप पहले डीप स्लीप बोल हमने ये सकते हैं। समझा था कि कॉन्शियसनेस परसेप्शन के बिना नहीं हो सकती। नहीं, मैंने नहीं कहा था ये, बट अभी तक जहां तक हम पहुंचे थे साथ साथ में, वहां पे अभी हम यहीं तक गए थे कि कॉन्शियसनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट परसेप्शन। इट मे और मे नॉट बी ट्रू। कॉन्शियसनेस को हम अवेयरनेस से समझ रहे हैं, राइट? वेयर इज अवेयरनेस विदाउट द सेंसेस? अगर अभी जो आपकी बॉडी है उसको हटा दो, तो कहाँ है सपने, कहाँ है ये आवाज, कहाँ है मेमोरी, कहाँ है ये सब कुछ? तो वो जो एक छोटा सा मोमेंट था जहाँ परसेप्शन नहीं था, तो वहां पर आप भी नहीं थे। वहाँ पे कॉन्शियसनेस भी नहीं थी। कॉन्शियसनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं था, या कॉन्शियसनेस नहीं थी? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या? परसेप्शन और मेमोरी, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर दोनों ही नहीं होते हैं। तो क्या कॉन्शियसनेस होती है? नहीं, कॉन्शियसनेस भी नहीं होती है। तो यू आर सेइंग माइनस द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस देयर इज नो कॉन्शियसनेस। राइट, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बॉडी रिमेन करती है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तो फिर रिलीव हो जाएगी, वो तो कुछ देर बाद जब कॉन्शियसनेस आएगी तब हम सेंस कर पाते अपनी बॉडी को भी। क्या कॉन्शियसनेस आती है और जाती है, या कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस आता है और जाता है? अगर दोनों सेम चीज़ हैं, कॉन्शियसनेस और कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो फिर वो आएगी और जाएगी। क्या कॉन्शियसनेस एंड कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस सेम चीज है या अलग अलग है? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी चेंज्ड, कैन बी ऑल्टर्ड। बचपन में आपका कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ और था, अभी कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगा। राइट, मेमोरी अलग है, Yes. सेंसेस अभी सही ऑपरेट कर रहे हैं, जब खराब ऑपरेट करने लग जाएंगे तो हो सकता है सुनाई देना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। राइट। तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस changes with time, it's bound to change, but does consciousness change? इट कैन बी मॉड्यूलेटेड, मतलब जैसे अगर सपोज किसी को थोड़ी सी सुई चुबा के दर्द हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ कुछ हद तक अगर पेन को सहन कर रहा है, तो अपनी कॉन्शियसनेस को वो मतलब होल्ड करके रख रहा है उस जगह पे। क्या वो कॉन्शियसनेस को होल्ड करके रख रहा है, या वो अपनी विल पावर से पेन जो हो रहा है उसको बियर कर रहा है, विल पावर से पेन बियर कर रहा है। या फिर उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया है हाँ, और उसको पेन ही नहीं हो रहा है, पेन की परसेप्शन ही नहीं हो रही है, देयर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ पेन फॉर दैट मैटर? तो फिर वहाँ पे कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। अब देखना, ध्यान से समझना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। यानी अगर आपके इस हाथ की सर्जरी चल रही है, इसको सुन कर दिया गया है, आप देख पा रहे हो हाथ की सर्जरी हो रही है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है, पर देख तो पा रहे हो ना, तो कॉन्शियसनेस तो है। किसी और सेंस ऑफ बट कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द बॉडी। दैट इज इन द realm ऑफ साइंस। बट इज कॉन्शियसनेस इन द realm ऑफ साइंस? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कोई इंसान है, वो दिन दूर नहीं है जब उसकी मेमोरी तक को रिप्लेस किया जा सकता है। इस पर बहुत तरह की रिसर्चेस चल रही है कि मान लो कोई ट्रॉमा हुआ है किसी इंसान को बचपन में, तो अब उसी पर्टिकुलर मेमोरी को जाकर के अगर इरेज कर दिया जाए तो वो ट्रॉमा भी गया, आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो क्या बदला? क्या कॉन्शियसनेस बदली है? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है। आज किसी की आंखें नहीं है, कल आंखें इम्प्लांट हो गई तो उसको दिखने लग गया। एक होती है परसेप्शन। परसेप्शन है हमारी एबिलिटी टू सेंस। वो परसेप्शन इसलिए क्योंकि हमारे पास बॉडी है, वो हमें अलाउ करती है परसीव करना, राइट? जो कुछ हम परसीव कर रहे हैं वो पूरा डाटा ही कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। परफेक्ट। जब हम ये कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी नहीं हूँ और बॉडी से ही परसेप्शन है, तो जब बॉडी नहीं है तो कॉन्शियसनेस है। लेकिन कॉन्शियसनेस को कुछ सेंस करने के लिए परसेप्शन चाहिए। क्या कॉन्शियसनेस और परसेप्शन एक ही चीज़ है? अब इसको थोड़ा आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप लोगों ने मेरा वो सेशन देखा हुआ है 3 साइंस ऑफ ट्रू लव वाला? यस। देखा हुआ है? आपने देखा हुआ है? हाँ। मैं एक बार छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अर्थ के बीच में और सन के बीच में लाइट है, लेकिन लाइट दिखती नहीं है। जब वो लाइट मून से टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है, तब हम उसको लाइट कहते हैं। तो आप लाइट किसको कह रहे हो, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अगर इस सवाल का आप जवाब दे पाओगे कि लाइट क्या है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। लाइट मतलब क्या? जो सन से ट्रैवल हो करके मून तक पहुंच रही है वो लाइट है, या जब मून से कांटेक्ट होता है तब वो लाइट दिखती है वो लाइट है?
बीच में तो डार्कनेस है, सन के बीच में और मून के बीच में डार्कनेस है, रात को डार्कनेस होती है ना, तो क्या वहां पर लाइट है या नहीं है? क्योंकि मून में तो अपनी कोई लाइट ही नहीं है। लेकिन फॉर इट टू अपीयर उसे दिखने के लिए एक सरफेस चाहिए जो कि मून प्रोवाइड कर रहा है। लाइट को दिखने के लिए एक सरफेस चाहिए जो कि मून प्रोवाइड कर रहा है। सो माय क्वेश्चन इज, लाइट आप किसको कह रहे हो? हम इज form को- रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द लाइट, और व्हेन लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, इवन देन लाइट इज लाइट? इवन देन लाइट इज़ लाइट। इवन देन लाइट इज लाइट। तो आप कह रहे हो डार्कनेस भी लाइट है? यस, हमें वहाँ परसीव नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में तो वो है। बट हाउ डू वी नो कि एक्चुअल में वहां पर है जब परसीव ही नहीं हो रहा? तो रिफ्लेक्ट होके क्या आ रहा है? अगर हम पूरा साइंस के उससे अगर हम देखें तो एक्चुअल में फिर मून से होके आ क्या रहा है? और वो कहां से आ रही है? क्योंकि मून में तो अपनी कोई लाइट ही नहीं है। यस, तो कॉज तो कहीं तो है ना, दैट इज़ वाई वो इफेक्ट है। अब आया आपको समझ में? आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल रहा है आपको? देखो, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हो, दैट इज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस मतलब क्या? ये साउंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हो गया, और इसकी मेमोरी पड़ी हुई है, जो दिख रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, राइट? तो जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो, या जिसको डॉक्टर्स कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या समझते हैं, दैट इज काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे अभी हमने बात करी मून के केस में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कांटेक्ट होता है किसी सेंसरी ऑब्जेक्ट का, जो हमारी ब्रेन में कांटेक्ट होता है, द कांटेक्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस, उसको लोग कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं। और लोगों को ये लगता है कि कॉन्शियसनेस बदलती है। कॉन्शियसनेस नहीं बदलती है। इसका प्रूफ ये है कि आप किसी 60 साल के आदमी से जाकर के पूछो कि पूरी दुनिया को लगता है कि आप बूढ़े हो गए हो, क्या आपको लगता है कि आप बूढ़े हो गए हो? वो कहेगा नहीं। उसको छोड़ो, अपनी बात करो। अभी आप लोगों की एज क्या होगी? 20-25 साल। क्या आपको लगता है कि आप 25 साल के हो गए हो? ऐसा नहीं लगता कि अभी कल ही की तो बात है, मैं 14-15 साल का था या थी? क्या एक्चुअल में कोई फर्क आया है आपकी कॉन्शियसनेस में? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बदल गया है। बचपन में जो अच्छा लगता था आज अच्छा नहीं लगता है। शक्ल बदल गई है। पहले बचपन में सुंदर लगते थे, अब और सुंदर लगते हो। एनी हाउ, तो ये जवाब मिल रहा है आपको? कॉन्शियसनेस नहीं बदलती है। अब इस बात को सुनने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप थियोरेटिकली इस बात को सुनो। एक है देख लो अभी कि अभी मेरे साथ साथ में। कैन यू सी दैट? जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ वैसा ही मैं बचपन में करती थी। उसका कंटेंट बदल सकता है लेकिन वो कॉन्शियसनेस जैसा आप सेम फील कर रहे हो वैसा बचपन में फील नहीं करते थे। बचपन में कुछ और फील करते थे, अभी कुछ और फील करते हो। लेकिन क्योंकि दिखता कंटेंट बचपन में अलग भी था। था, दिखता अभी भी है, उसका इंटरप्रिटेशन Exactly. बदल गया है। अब द क्वेश्चन इज, ये कॉन्शियसनेस और परसेप्शन दोनों कैसे अलग हैं? अभी जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक लाइट है जो मून से रिफ्लेक्ट करने के बाद में दिखती है। एक है जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, यानी जब तक उसका और मून का कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो दोनों में से लाइट एक्चुअल में क्या है? दोनों क्या ये लाइट है या वो लाइट है? दोनों। दोनों। खत्म बात। आपको जवाब मिल गया। आप गहरी क्या- नींद में क्या होता है? आई गेट इट नाउ। क्या बताओ? कि जब हम जगे होते हैं तब हमारे पास ये सेंसेस अवेलेबल हैं, तो सरफेस है हमारे पास। सरफेस तो तब भी है। गहरी नींद में भी सरफेस तो है ही ना। बॉडी लेकिन तो हम है ही। सो रहे हैं ना। सो रहे हैं, कोई जोर से आकर के चीखेगा तो आप उठ जाओगे। तो जब हम सो रहे हैं तो आवर सेंसेस आर शट। उस वक्त परसेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है परसेप्शन? नाउ व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन मतलब जो हम सेंस कर रहे हैं। जो हम सेंस कर रहे हैं। कान तो खुले हुए हैं, फिर गहरी नींद में आवाज क्यों नहीं आती है? परसेप्शन कैसे चलता है? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम वहां नहीं जाएंगे। बट मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, दैट वर्क्स ऑन डिजायर एंड फियर। जब आपके अंदर कुछ चाह होती है तब परसेप्शन होता है, या कोई डर होता है तब परसेप्शन होता है। बाकी सब जगह पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। इस कमरे में इतना कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी परसेप्शन में क्या है? वही जिससे रिलेटेड आपके अंदर डिजायर है या फियर है। ये टीवी आपको दिखेगा आते ही। क्यों? क्योंकि आप कहोगे अरे वाह इतना बड़ा टीवी, हमारे घर में तो छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। एकदम से दिखेगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डिजायर है। या एकदम से पीछे से कोई आवाज आई, आपको डर लगा, कौन है पीछे, वो आपकी परसेप्शन में आ गया।
ऐसे परसेप्शन चलती है। तो नींद में परसेप्शन होती है? नींद में परसेप्शन होती है नहीं होती है उसको छोड़ देते हैं। नींद क्या होती है, नींद कब होती है, नींद कैसे आती है? रोज सोते हो आप लोग? सोते हो नहीं सोते हो? नींद आती है ना? मेरी तरह नहीं सोते मतलब क्या यार, कुछ भी। एक बार माइक लेके बोलना। सर लेकिन आपकी तरह नहीं सोते हैं। जैसे जो आपने एक बताया था कि अगर एक विदाउट डिज़ायर विदाउट फियर वाली जो स्लीप होती है तो उसमें ड्रीम्स भी नहीं आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फिर डीप स्लीप पे हम एकदम से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हमें 1 घंटा तो सोने में लगता है प्रॉपरली, फिर कब नींद आती है ये नहीं पता, फिर सपने आते हैं और फिर अचानक से आपको कभी- कैसे पता कि जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ? या हो सकता है मैं किसी और स्टैंड पॉइंट से कुछ और बोल रहा हूँ, उसको आप कुछ और ही समझ रहे हो अपने स्टैंड पॉइंट से, अपने बेनिफिट के लिए, या अपनी इमेजिनेशंस के बेस पे, अपनी कहानियों के बेस पे, जो भी आपके माइंड में नैरेटिव घूम रहा है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि मेरे को सपने ही नहीं आते, मैं ये कहता हूँ कि सपने बहुत कम आते हैं, और बहुत लोग हैं जिनको बहुत कम आते हैं सपने। उसमें कोई नई बात नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ऐसी बातों को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुन के बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा मेरी भी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ना जैसे बेड पे जाऊंगा एकदम से नींद आ जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता है, कई बार मुझे भी नींद नहीं आती है, कई बार सपने आते हैं, कई बार मैं कुछ ऐसी वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, कुछ इतनी वैसी हॉरर मूवीज़ देख लेता हूँ कि उसके बाद में कई बार डरावने सपने भी आते हैं। क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप चाहे चाहो या ना चाहो, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जाएगी उससे रिलेटेड माइंड में मेमोरी प्ले होने लग जाएगी, उससे रिलेटेड डिजायर्स और फियर्स मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। एनी हाउ, तो वो अभी हम कहीं और निकल जाएंगे। कॉन्शियसनेस का आपको आंसर मिल गया? अभी तक नहीं मिला। एक माइक देना जरा इनको। सर एक मैं अगर हाँ। मैं कंक्लूड करना चाहूँ बताइए। तो अगर सन मून को हटा देते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अगर यहाँ पे आते हैं, जैसे आप अगर फ़ोन करेंगे किसी को तो एनर्जी है, लेकिन आप उस एनर्जी का आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जब वो सेंस ऑफ परसेप्शन उनके फ़ोन पे आता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि ठीक है फ़ोन आ रहा है, तो आप दोनों बात कर पाएंगे। वो परसेप्शन है दोनों के पास, लेकिन बीच में जो भी है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए एंटीना चाहिए और रिसीवर्स चाहिए, ट्रांसमीटर चाहिए। तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी ऑल ओवर है, उसको अगर हम कॉन्शियसनेस माने तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया जो हम सेंस ऑफ परसेप्शन को कह रहे हैं, सेंस ऑफ परसेप्शन या सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, मेमोरी हो गई, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कनेक्ट हो रही हैं किसी और को जाके जब वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस इज द अंडरलाइंग रियलिटी। क्योंकि कुछ भी कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं है ना। कॉन्शियसनेस के बाहर आप क्या कहोगे कि ये है या नहीं है, ये पार्टिकल है या ये वेव है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये चेयर दिख रही है जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इसको आप किसी और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई चेयर नज़र ही नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज नज़र आएंगी। आप कहोगे लेकिन फिर यहाँ पर ये इंसान बैठा कैसे है अगर यहाँ कुछ है ही नहीं? तो एक्चुअल में क्या ये चेयर है या नहीं है? दैट डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन। परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग। एक्सरे मशीन से देखोगे तो कुछ और है, आंखों से देखोगे तो कुछ और है, चमगादड़ की आंखों से देखोगे तो कुछ और है, इंसान की आंखों से देखोगे तो कुछ और है। इसलिए कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हो, ये दुनिया आपके लिए वैसी ही है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम नहीं देखते हैं, जब परसेप्शन नहीं होती है, तब क्या होता है? कि अगर इस चेयर को हम ना एक्सरे मशीन से देखें ना आंखों से देखें, तो क्या ये चेयर है या नहीं है? है, चेयर है। चेयर है, लेकिन अगर हम नहीं देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ कर लूँ तो फिर क्या वो चेयर है? नहीं, चेयर नहीं है, फिर वो मतलब एक वो क्या है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर मतलब एटम्स और जिससे जो बना है एक काइंड ऑफ। एक मछली जो पानी में है उसके लिए पानी क्या है, और हम बाहर से देख रहे हैं उसके लिए पानी क्या है? दोनों में फर्क है ना। हो सकता है मछली से जाकर के आप कहो कि भाई पानी कैसा है, वो कहेगी पानी क्या होता है। तो अब आपको ये समझना है, जो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं वो ये कि माइनस कॉन्शियसनेस, कैन यू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस? डज एग्जिस्टेंस हैज एनी मीनिंग? माइनस परसेप्शन, what do we mean by this universe or this world or life or whatever it is? ये सब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सब कुछ कॉन्शियसनेस में ही तो है, अवेयरनेस में ही तो है। उसके बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है। उसका होना या ना होना बराबर है। जैसे लाइट का होना या ना होना बराबर है बिना मून के। सेम विद द कोमा, जिसको है उसका होना ना होना बराबर है। एग्जैक्टली। कोमा में अगर कोई इंसान है तो उसका होना या ना होना बराबर है।
सेम गोज विद डीप स्लीप। अगर सेम इन डीप स्लीप ऑल्सो, आपका होना या ना होना बराबर है। ना ये कह सकते हैं कि आप हो, ना ये कह सकते हैं कि आप नहीं हो। तो आप कब होते हो? जब परसेप्शन होती है। तो आपका होना परसेप्शन पे टिका है, लेकिन आप परसेप्शन पे नहीं टिके हो। तो यू आर बियॉन्ड इवन परसेप्शन। जैसे लाइट इज बियॉन्ड इवन लाइट, इवन इन डार्कनेस लाइट एग्जिस्ट। इसीलिए इस यूनिवर्स में ऐसा एक सब्सटेंस ढूंढना पड़ेगा जो पास्ट में लोगों ने ढूंढा, जिसके बारे में मैं बात करता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, साउंड ऑफ साइलेंस। यानी देयर हैज टू बी सम मटीरियल, सम रियलिटी which is always there everywhere irrespective of time and space. That has to be consciousness. सर ऐसा एक मटेरियल वैसे किसी ने प्रपोज किया था, उसका नाम ईथर बोला गया था। तो अगर वो हटा दें तो फिर वही साउंड ऑफ साइलेंस है। Ether is space, sky. This is one of the 5 elements. इसको भी पंचभूत में से एक भूत बोलते हैं। इसको भी भूत बोला गया है। भूत मतलब वो जो नहीं है, दिखता है लेकिन है नहीं। स्पेस का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका इंस्ट्रूमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। बिना इंस्ट्रूमेंट के स्पेस कहां है? जैसा इंस्ट्रूमेंट वैसी स्पेस। टेलीस्कोप से देखोगे तो स्पेस अलग है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो स्पेस अलग है। तो इवन स्पेस इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स, बट कॉन्शियसनेस इज नॉट वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। इट इज द 5 एलिमेंट्स। That space is in consciousness. Now what is consciousness? Consciousness never changes. तो इफ देर इज अ सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है, जो अभी साइंस के दायरे में नहीं है, बट अगर आपकी परसेप्शन में, आप में से कितनों को साउंड ऑफ साइलेंस आप परसीव कर चुके हो? आपको भी। उसको क्या कहोगे? उसको साउंड कहोगे, साइलेंस कहोगे? क्या वो दो चीजों के टकराने से हो रही है? इसको तो साउंड कह सकते हो, उसको साउंड कहते हैं, उसको साउंड कहोगे। एनी हाउ, अभी वहां नहीं जाते। मुझे एक बात पूछनी है। आपने कहा कि बिना परसेप्शन के आप नहीं हैं। जिसको भी आप मैं कहते हो वो मैं नहीं ईगो है। नहीं है। ओके। और वो ईगो ही आप हो। ईगो मतलब क्या? एक झूठ But then you कि say मैं, ये कि- पर्सन, ये सब, इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस। ठीक है, क्योंकि this much आपको एक I नाम get. देना पड़ेगा ना, तभी तो बात हो पाएगी, तभी तो आपस में ट्रांजैक्शन हो पाएगी। वरना बात ही नहीं कर सकते। सब मैं हो गया तो बात कैसे करेंगे? बकरी बन जाएंगे सारे के सारे। तो बोलने के लिए मैं और तू है, एक्चुअल में कहीं कोई मैं तू नहीं है। तो सर जैसे आपने कहा परसेप्शन जब नहीं होगी तो आप भी नहीं होंगे, मतलब ईगो नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं होगा, ना मेमोरी होगा, ना ये होगा, ना वो होगा। लेकिन आपने उसके बाद कहा उसके बाद फिर भी कॉन्शियसनेस होगी एक। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि परसेप्शन और कॉन्शियसनेस अलग है। नहीं, क्योंकि देखो, ध्यान से समझो, आप चाहो तो बोल सकते हो अलग है, बट कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग यू कैन कॉल इट एज परसेप्शन। ओके ओके। एक बात ध्यान रखना, इस रास्ते पर कभी भी वर्ड्स में मत उलझ जाना, बिकॉज वर्ड इज नॉट द थिंग। आप बिल्कुल ऐसा कह रहे हो कि भाई लाइट जो मून से रिफ्लेक्ट हो रही है वो अलग है, जब बारिश होती है तो एक रेनबो बनता है, वो लाइट अलग है, उसमें तो रंग है, वो वाइट लाइट है, वो कलरफुल लाइट है, और एक लाइट वो है जो मून और सन के बीच में जो दिख ही नहीं रही है। तो 3 तरह की लाइट हो गई। एक लाइट है जो डार्कनेस है, एक लाइट है जो वाइट लाइट है, एक लाइट है जो कलरफुल लाइट है। क्या ये तीनों अलग अलग लाइट है? अच्छा सर, मैं बताती हूँ मुझे क्या समझ में आया है। जो मून है वो हमारी बॉडी है, राइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रही है वो परसेप्शन है। लेकिन जब वो डार्कनेस थी जो हम देख नहीं पा रहे थे, बट इट वाज स्टिल देयर, दैट्स कॉन्शियसनेस। दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। दैट इज यू, दैट इज मी, दैट इज एवरीबडी। तो अब आप सिर्फ यहाँ पर नहीं हो, आप हर जगह हो। आप पैदा नहीं होते हो, ना मरते हो। अगर आप वो हो तो, लेकिन अगर आप जो खुद को बोलते हो वो आप हो, यानी क्या? परसेप्शन। तो परसेप्शन तो सिर्फ वहीं पर है। ओके। आपकी परसेप्शन अलग है, मेरी अलग है। इससे मेरा अगला सवाल ये है कि क्योंकि हम कॉन्शियसनेस को इट्स बियॉन्ड परसेप्शन, फिर भी हम मान रहे हैं कि ये है, तो इसे भी तो हम परसेप्शन के थ्रू ही समझ रहे हैं ना। तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं है? नहीं, एक मिनट, आराम से समझो। ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, इसमें ब्लाइंड फेथ के लिए कोई जगह नहीं है। क्या ये ब्लाइंड फेथ जिस है? चीज़ को हम इस बॉडी से, इस ब्रेन से सेंस परसीव नहीं कर सकते, बट वी आर बिलीविंग। एक मिनट, क्या आप साउंड ऑफ साइलेंस को परसीव नहीं कर रहे? हम कह रहे हैं ना वो साउंड ऑफ साइलेंस है, हो सकता है वो सिर्फ एक सेंसेशन हो कोई।
जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो उन्हें वो आवाज़ आती है। आती है, ये रिसर्च हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा आपने की है, जी। बल्कि मैं आपको सजेशन देने वाली थी कि आपको नहीं, ये हमने करना करी है, चाहिए। करी है, आती है। अच्छा। उनको भी आती है, बच्चों को भी आती है, बड़ों को भी आती है। कभी ये सेंसेशन उसकी तो नहीं है जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है? नहीं, कभी आप करके देख लो, जो ब्लड फ्लो होता है उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। हो सकता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हों कि आप अपने ब्लड के फ्लो होने की आवाज़ को सुन पा रहे हो। मैं क्योंकि तो नहीं जब सुन हम पाता। अपने कान बंद करते हैं तो मे बी वो अंदर जो सब चल रहा है उसकी सेंसेशन होती है वो। क्या इतना आपको नहीं पता कि एक सेंसेशन की आवाज़ कैसी होती है, या ये ब्रेथ आ रही है जा रही है इसकी आवाज़ कैसी है, ब्लड की आवाज़ कैसी है, पानी के बहने की आवाज़ कैसी होती है? एक सेंसेशन की अगर आवाज़ है, बहुत सटल लेवल पे आप चले जाएंगे तो उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है, तो वो कैसी होती है, वो आती है जाती है। और ये साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, क्या इतना नहीं देख सकते? इसीलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसके बारे में बात करता हूँ तो होता क्या है कि मैं कुछ बोलता हूँ तो यू विल स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस, जबकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या हो। देखिए, अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस हो तो आप अभी में फ्री हो, आपको फ्री होना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आप वो हो, टॉपिक क्लोज्ड, द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप क्या करो, जाकर के अपने काम करो, जो भी आपका काम है, जॉब है, पढ़ाई है, बिजनेस है, व्हाटएवर, वो करो। बट इसको समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे सिर्फ तो- ऐसे नहीं सोच सकते ना तो कि ओके आप कैसे free हो। समझोगे और कब समझोगे? समझना है तो अभी समझ लो, जिसको समझना है वो 1 मिनट में समझ लेगा, जिसको नहीं समझना उसके लिए 100 साल भी कम है। ये तो आपके ऊपर है कि अगर आप समझना चाहते हो तो अभी समझ लो। देखो, साउंड ऑफ साइलेंस आपके एक्सपीरियंस में है, राइट? राइट। कॉन्शियसनेस, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्शियसनेस नहीं बदलती है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बदलता है। आंखें अभी आपकी हैं, मान लो उसको चेंज कर दिया जाए तो कुछ और हो जाएगा, तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बदला ना। कॉन्शियसनेस तो वहीं की वहीं है। जो इंसान कोमा में चला गया उससे पहले भी कॉन्शियसनेस थी, कोमा से वापस आने के बाद भी कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस थोड़ी ना बदली, डिवाइस बदल गया है या फिर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बदल गया है। जगह चेंज कर दो, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है। आज आप शहर में रह रहे हो, कल गांव में रहने लग जाओ, कुछ और दिखने लग जाएगा। जब कुछ और दिखेगा तो कोई और मेमोरीज आएंगी। जब हमने ये बात जान ली और हमें पता है कि जो मैं हूँ, मैं होल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। डोंट यूज द वर्ड परफेक्ट, बिकॉज परफेक्ट इंप्लाइज कि कुछ परफेक्शन वहां पर नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं, है, कुछ मतलब करने को बाकी रह जाएगा। उसे Whole कुछ is a अचीव better नहीं word. करना है ना, उसे कभी करना था। WHOLE, होल इज अ हाँ, बेटर हाँ, वर्ड। ठीक है, यू आर द होल। वो होल है। अब ये वाली नॉलेज कैसे हेल्प करती है हमें अपने मटेरियल एग्जिस्टेंस में एक अच्छे स्टेट में होने में? इसकी वजह से आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मतलब डीप, बहुत गहराई में अंदर कहीं पर एक छोटा सा ठहराव आ जाता है। ऊपर सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं बदलता है। आप औरों के जैसे दिखते हो, औरों के जैसे ही कपड़े पहनते हो, औरों के जैसे ही बोलते हो, औरों के जैसे ही आपके अंदर प्लस माइनस है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लाइक डिसलाइक है, पसंद नापसंद है, आप अच्छे भी हो बुरे भी हो, आपके अंदर लव भी है, हेटरेड भी है। ये मत समझना अपनी इमेजिनेशंस के बेस पे कि अब आप पता नहीं क्या बन जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस स्टेज को स्थित प्रज्ञा बोल सकते हैं। आप चाहो तो बोल सकते हो, बट प्रज्ञा का पहले मतलब समझ लेना क्या है। इसका मतलब लोग अपना बना लेते हैं। स्थित प्रज्ञा का मतलब ये होता है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, प्रज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, पर ज्ञान, पर मतलब सुप्रीम ज्ञान। तो जब सुप्रीम ज्ञान में आप स्थित हो जाते हो कि उसके आगे और पूछने को, इंक्वायर करने को, समझने को कुछ भी नहीं रह जाता है, जो रियलिटी जैसी होती है आपके सामने होती है। तो जब क्वेश्चन कर करके सारी लेयर्स को हटा करके आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आगे कुछ होता ही नहीं है, तो उसको आप स्थित प्रज्ञा बोल सकते हो कि आपकी जो नॉलेज है वो स्टेबल हो गई है। दैट इज नाउ रूटेड इन दी रियलिटी। अब उसके आगे और कुछ नहीं है, क्योंकि जहां बिलीफ है वहां पर ज्ञान स्थित नहीं हो सकता है। यानी नॉलेज चेंज होती रहती है। आज आप किसी को मानते हो, कल किसी और को मानने लग जाते हो। आज आपका एक बिलीफ है, कल कोई और बिलीफ है, बट रियलिटी में कुछ नहीं बदलता है। तो क्या तभी इस परमार्थिक ज्ञान को इनडिस्क्राइबेबल कहा गया है, दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट एट दैट Exactly, it स्टेज? cannot be described because there is a reason for it, क्योंकि ये खुद ही समझना पड़ता है इंक्वायर करके। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बिकॉज इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करी जा सकती है, जो सारे स्क्रिप्चर्स ने करी है, जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको सुनोगे, समझोगे, अपने
पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, आप एज इट इज़ नहीं सुनोगे। एज इट इज़ सुनोगे तो काम खत्म हो गया है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ ना करने की ज़रूरत है। जो जैसे चल रहा है सब बढ़िया है। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है आज पूरे इस सेशन में, उसको अगर हम सम अप करें तो वो ये है कि जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है, अभी है अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस हर जगह है। इनफैक्ट ये जो जगह का कॉन्सेप्ट है ये भी कॉन्शियसनेस में ही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम एज वेल एज साइकोलॉजिकल टाइम, ये सब किस में है? कॉन्शियसनेस में। तो सबका सेंटर पॉइंट क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? मैं हूं। तो आई एम नॉट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियसनेस। एंड इफ आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम देयर एवरीवेयर, इन एवरीवन, इन एवरीथिंग। आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। बस इतना सा समझना है। अगर इतना हम समझ लेते हैं तो माइंड में एक ठहराव आ जाता है। उसके बाद में जो हमको करना है अपनी लाइफ में सर्वाइवल के लिए या एक कंफर्टेबल सर्वाइवल के लिए, वो तो करना ही है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।